तो आज देश भर में व्यापारियों ने भारत बंद बुलाया है। व्यापारियों ने जीएसटी के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया है। आज देश भर में सभी बाजार बंद रहेंगे। तो कैट का कहना है कि करीब 8 करोड़ व्यापारी हड़ताल में जुड़ेंगे। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते भाव को लेकर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने कैट के बंद का समर्थन किया है। वहीं संगठन ने देश भर में चक्का जाम करने का भी ऐलान किया है। तो 8 करोड़ व्यापारी शुभांगी हड़ताल में जुड़ने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते भाव को लेकर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने कैट के बंद का समर्थन भी किया है। वहीं संगठन की बात करें प्रेरणा, तो संगठन ने भी देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। तो आज काफी बड़ी हड़ताल का ऐलान हो चुका है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत करेंगे। वहीं 26 फरवरी से 2 मार्च तक उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजन होगा। वहीं पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। तो आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में 27 राज्य केंद्र शासित प्रदेश और बोर्ड भाग लेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, उत्तर कश्मीर के गुलमर्ग में इसका आयोजन होगा और प्रेरणा इस टूर्नामेंट में 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ा खेल का आयोजन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। तो आइए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 100 दीनदयाल रसोई केंद्रों की शुरुआत करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। तो शुभांगी, निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासियों को देने वाले हैं। बिल्कुल, रसोई केंद्र के 52 जिलों के साथ 6 धार्मिक नगरियों में भी ये संचालित होगा। और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ कैबिनेट मंत्री ओपीएस भदौरिया भी शामिल होंगे। और बता दें आपको कि लाभार्थियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। आज मध्य प्रदेश विधानसभा का 5वां दिन है। सदन में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बोलेंगे। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सदन में ही मौजूद रहेंगे। तो दरअसल जब कमलनाथ का भाषण हुआ तो मुख्यमंत्री सदन में पूरे समय मौजूद रहे। सत्र के दौरान 6 विधेयकों पर चर्चा होगी। हालांकि इसमें धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को शामिल नहीं किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने विधेयकों पर चर्चा के लिए 2.25 घंटे दिए हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो 3 अशासकीय संकल्पों पर भी आज प्रेरणा चर्चा होगी। और सदन में आज अगर बात करें क्या कुछ और होगा, तो विधानसभा की लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रम संबंधी और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समितियों का भी निर्वाचन आज होना है। तो काफी अहम दिन आज का कहा जा सकता है विधानसभा सत्र का। बिल्कुल, आज 5वां दिन है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का भाषण जब हुआ था शुभांगी, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे थे। और यही कारण है कि आज सदन में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में विपक्ष ने चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया है, जिसके जवाब में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने ऐलान किया कि चिट फंड कंपनियों की उच्च स्तरीय जांच होगी। ग्वालियर चंबल में चल रही चिट फंड कंपनियों की जांच होगी। दरअसल ध्यानाकर्षण में गोविंद सिंह, हिना काबरे, विनय जायसवाल, आरिफ मसूद ने ये मामला उठाया था। वहीं जिस पर सहकारिता मंत्री ने प्रेरणा, तुम्हें बता दूं कि विधायकों को भरोसा दिया कि सरकार ऐसी किसी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसमें विधायकों की शिकायतों पर भी जरूर कार्रवाई की जाएगी। बरसों से 20-20 साल पहले से एफआईआर है, आज तक गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्योंकि चिट फंड माफिया लोग पुलिस को लेन देन के मामला दबा देते हैं और कार्रवाई नहीं हो रही। आज सहकारिता मंत्री माननीय अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि हम इसको आर्थिक या मेरी मांग पर आर्थिक अपराध ब्यूरो को सौंपने का समयबद्ध कार्यक्रम गिरफ्तारी कराने का भी आश्वासन दिया है।
हम उनके आश्वासन पर विश्वास कर रहे हैं, 1-2 महीने अमल कर नहीं होगा तो जनता के लिए पूरे प्रदेश में फर्जी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जन संघर्ष का आह्वान भी करेंगे। उनके ध्यान आकर्षण के पहले ही मैंने 23 तारीख को ही इस पर एक जांच दल का गठन कर दिया। अभी एक भोपाल से भी इसमें एक जांच दल बना के हम भेज देंगे। टाइम बाउंड कम समय में भी इसकी जांच करा के इस पर कार्रवाई करेंगे। और भी हमारे मित्रों ने जो हमको दिया, एक आरिफ मसूद जी थे, एक विनय जी थे, पीसी शर्मा जी ने भी कुछ कहा, हिना काबरे जी ने भी कुछ कहा, ऐसे और भी विधायकगण जो है हमारे कांग्रेस के मित्र विधायकगणों ने जहाँ जहाँ होगी इस युवराज सरकार की मंशा है, ऐसे सभी जगह जांच दल भेजेंगे। आवश्यकता हुई तो इसको हम ईओडब्ल्यू को भी दे देंगे और ईओडब्ल्यू भी लंबे समय तक इसको ना खींचे, उनके भी डीजी वगैरह सभी को बातचीत करके कम समय में इसको पूर्ण करें, ऐसा मैंने सदन में आश्वासन दिया है, बोला है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना काल में सरकार द्वारा बांटे गए आयुर्वेदिक काढ़े को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में विवेक तन्खा ने मध्य प्रदेश में 30 करोड़ रुपयों का काढ़ा बांट दिया जाने पर सवाल उठाए हैं और इसकी जांच की मांग भी की है। तो आपको बता दें कि तनखा ने लिखा कि मध्य प्रदेश में कोरोना आपदा को शासन प्रशासन ने अवसर में बदल लिया, जिसमें महज 50 ग्राम के पैकेट में 30 करोड़ रुपए का काढ़ा बांट दिया गया। विवेक तनखा ने इतने बड़े खर्च का सीएजी ऑडिट करवाने की मांग की है। तो आइए आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और उसके समर्थकों को लेकर कांग्रेस अक्सर बीजेपी और संघ पर हमला बोलती रहती है, लेकिन निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने गोडसे की पूजा करने वाले नेता को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। अब किस तरह कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है और खुद कांग्रेस के अंदर भी किस तरह से आवाज उठ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस अब खुद इस मुद्दे पर घिरती दिख रही है। दरअसल गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाने वाले और उसकी पूजा करने वाले बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस का दामन थामा। वे पिछले चुनाव में हिंदू महासभा से पार्षद बनकर नगर निगम परिषद में पहुंचे थे, लेकिन अब ठीक निगम चुनाव से पहले गोडसे के समर्थक गांधी की पार्टी में आ गए हैं। हिंदू महासभा रहा, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं थी कि इनकी नीतियां जो है मेरे मतलब मन में उतरेंगी या नहीं उतरेंगी। ये बात सही है कि मैं हिंदू महासभा चुनाव लड़ा और जीता भी। कुछ बातें ऐसी हो गई जो मेरा दिल गवारा नहीं करता था। मैं पार्षद था ना, तो हिंदू महासभा की छाप तो लगी है नहीं, ऐसा कुछ है। चुनाव का परिवर्तन क्या हो, मैं तो कांग्रेस ही था पहले और अपने परिवार में जाके शामिल हुआ। मैं आज मैं अपने परिवार में शामिल होकर के मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है, मैं खुश हूँ। बाबूलाल चौरसिया कहते हैं कि वे जन्मजात कांग्रेसी हैं। जब वे हिंदू महासभा में शामिल हुए थे तब उसकी विचारधारा से वाकिफ नहीं थे। उनसे साजिश के तहत गोडसे की पूजा कराई गई और 2-3 साल से वे हिंदू महासभा के कार्यक्रमों से दूर हैं। लेकिन उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो उनकी ही बातों को खारिज करता है। ये बाबूलाल चौरसिया यहाँ पे आया है, उधर जो है शकल दिखाने नहीं जाएगा, हिंदू महासभा में रहेगा, नहीं मरेगा। उधर चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी तो सवाल उठा ही रही है। खुद कांग्रेस के घर से भी सवाल उठने लगे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट में तंज कसते हुए कहा, बापू हम शर्मिंदा हैं। जो सो कॉल्ड गांधी है, तथाकथित गांधी है, वो ही है। बाकी जो राष्ट्रपिता गांधी हैं वो इनके लिए सिर्फ वोटों तक ही सीमित है। जैसे अंबेडकर जी इनके लिए सिर्फ वोटों तक ही हैं, जैसे सरदार पटेल इनके लिए वोटों तक ही है। आज तक नेहरू गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति सरदार पटेल की प्रतिमा पे नहीं गया है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी और अगर ऐसा है तो शायद वो अध्यक्ष जी को भी इसकी जानकारी नहीं होगी। अगर जानकारी होती तो वो कभी इस तरह उसको आने नहीं देते। अब वो अध्यक्ष जी जाते हैं, कोई आके खड़ा हो जाए, अगरबत्ती लगा दे तो उसको पता नहीं होगा, लेकिन उनके संज्ञान में इस बात को लाएंगे। आप भी लाइए, मैं भी लाऊंगा
और बिल्कुल हमारा उन लोग ऐसे तत्वों से कभी ना लेना देना रहा है, ना रहेगा। ऐसे तत्वों को तो जितना दूर रखे समाज से उतना अच्छा है। ग्वालियर में नाथूराम गोडसे का इकलौता मंदिर है जिसमें मूर्ति लगाने वालों में बाबूलाल चौरसिया प्रमुख लोगों में शामिल थे। विरोध होने पर कांग्रेस में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबूलाल चौरसिया के बारे में कमलनाथ को सारी बातें नहीं बताई गई होंगी। खैर, आगे इस मुद्दे पर जो भी फैसला हो, लेकिन गांधी की विचारधारा पर चलने का दावा करने वाली कांग्रेस घिर तो गई है। विचारधारा पर बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा भी दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। वहीं सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट पहली बार किसने डाला है ये अब बताना होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार ने सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सरकार ने कहा कि आलोचना और सवाल उठाने की आजादी है, पर सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत निपटाने के लिए भी एक फोरम होना चाहिए। और सोशल मीडिया को लेकर नई गाइडलाइंस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर निगरानी को लेकर चल रही बहस अब खत्म होती दिख रही है। ओटीटी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दुरुपयोग को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस के तहत अगर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर शिकायत मिलती है तो 24 घंटे में सोशल मीडिया से उस कंटेंट को हटाना होगा। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया का करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसके दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। सोशल मीडिया के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन्हें 3 महीने में लागू कर दिया जाएगा और 3 स्तरों पर इसकी निगरानी की जाएगी। All media platforms must have the same justice system। और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। और इसलिए हमने तय किया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सभी मीडिया के लिए होना चाहिए। नई गाइडलाइंस में सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो कंपनियों को यूजर्स की शिकायतों के लिए एक अधिकारी रखना होगा। अफसर को 15 दिन के भीतर शिकायत को सुलझाना होगा। न्यूडिटी के मामले में 24 घंटे के भीतर कंटेंट को हटाना होगा। कंपनियों को हर महीने में एक रिपोर्ट देनी होगी। कितनी शिकायत आई, क्या कार्रवाई की गई, रिपोर्ट में बताना होगा। किसी भी अफवाह या गलत कंटेंट को पहली बार किसने डाला, पता करना होगा। सोशल मीडिया यूजर्स के कंटेंट को हटाना है तो उसकी वजह बतानी होगी। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नियम की बात करें तो ओटीटी और डिजिटल न्यूज मीडिया को अपने बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई नामी हस्ती हेड करेगी। कोई भी प्रोग्राम उम्र के लिहाज से दिखाया जाएगा। सेंसर बोर्ड की तरह ओटीटी पर भी उम्र के हिसाब से सर्टिफिकेशन की व्यवस्था होगी। पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, और इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा, who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals, or nudity, or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. जाहिर है कि आज के दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई कर रहा है। ऐसे में कई बार देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पर फैली आधी अधूरी जानकारी बड़ी हिंसात्मक घटनाओं की वजह बनती जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा अश्लील कंटेंट भी बच्चों को गलत शिक्षा दे रहा है। ऐसे में सरकार का ये कदम कहीं न कहीं डिजिटल मीडिया पर शिकंजा कसने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो आप भी जरा संभल जाइए, क्योंकि अब गलत कंटेंट 24 घंटे में हटाना अनिवार्य होगा। नई गाइडलाइंस आई हैं, उसके अनुसार इस प्रकार की प्रक्रिया आप सोशल मीडिया में अपनानी होगी। आइए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा की और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस समय सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, इसलिए लापरवाही ना करें और वो नौबत ना आए कि लॉकडाउन लगाना पड़े। हम असावधान रहे तो एक बड़े संकट को निमंत्रण देंगे। आप जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों, अगर परिस्थितियां बिगड़ती है
तो लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पड़ते हैं और लॉकडाउन से हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, गरीब की रोजी रोटी चलना मुश्किल हो जाती है। हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन की नौबत आए और इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, सावधानी में ही सुरक्षा है। कृपया करके मास्क का उपयोग कीजिए। हमने प्रभावित जिलों में जहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने यह फैसला किया है कि बड़े मेलों का आयोजन नहीं होगा, वहां ऐसे बड़े मेलों का आयोजन निरस्त किया है। कुछ जिलों में इंदौर जैसे शादी और विवाह की संख्या को भी हाल की क्षमता से आधी किया है। अलग अलग जिलों की परिस्थिति के हिसाब से जिलों ने फैसले किए हैं। अभी हम नाइट कर्फ्यू नहीं लगा रहे, लेकिन परिस्थिति अगर बिगड़ी तो फिर हमको उस दिशा में भी जाना होगा। महाराष्ट्र में जिस ढंग से फैला हुआ है, हमारे बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो बुरहानपुर हो, खरगोन खंडवा का भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा लगा हुआ है, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, सबको सावधान रहने की जरूरत है। वहां से आने वाले भाई और बहनों की पूरी चेकिंग की जाएगी। मेरी अपील है कि आप यथासंभव महाराष्ट्र की यात्रा से बचें। और मेरे मजदूर भाई जो पड़ोस के जिलों में सवेरे जाते हैं, रात को वापस आते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, मनरेगा के अंतर्गत आपके जिले में ही आपको काम की व्यवस्था की जाएगी। कृपया इस समय महाराष्ट्र जाने से बचें। तो खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पर अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेशवासियों से उन्होंने अपील की है, तो आप सभी से हम भी यही अपील करेंगे कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल के गौहर महल में गांधी शिल्प बाजार का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के 100 कारीगरों ने भाग लिया। ये कारीगर अपनी कला के जरिए अपने क्षेत्र की संस्कृति से लोगों को रूबरू करा रहे हैं। 25 फरवरी से शुरू हुआ ये गांधी शिल्प बाजार 1 मार्च तक जारी रहेगा। हमारी संवाददाता शुभांगी सिंह भी गांधी शिल्प बाजार पहुंची और प्रदर्शनी का जायजा लिया है। दोस्तों, इस बार गांधी शिल्प बाजार में हैंडीक्राफ्ट की काफ़ी वैरायटीज़ देखने को मिली। जैसा आप पीछे हमें मेरे देख सकते हैं, महाराष्ट्र का ये वॉल हैंगिंग है और इसको किस तरह से बनाया गया है ये जान लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ये वॉल हैंगिंग आर्ट जो है ये महाराष्ट्र की है, जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, किस तरह से इसको बनाया जाता है? हाथ से बुनाई किया जाता है, हाथ से बुनाकर किया जाता है मैडम। एक पीस बनाने में 3 डेज लगता है मैडम। तो किस तरह से बनता है ये पूरा जानना चाहिए? हैंडलूम पे बनता है मैडम। पूरा अलग अलग शेड्स रखकर पूरा धागा धागा बुनाई करके ऐसा वॉल पीस बनाया जाता है। खुद से यानी पहले से ही आया हुआ डिज़ाइन है मैडम। पहले पिछले 10-15 साल से जो डिज़ाइन है वही कंटिन्यू आ रहा है, वही मार्केट में अच्छा चलता है। दोस्तों, यूनिक और एंटिक आइटम्स अगर आपको पसंद है और डेकोरेटिव आइटम्स खास करके, तो मेरा तो ध्यान इन सभी डेकोरेटिव आइटम्स ने आकर्षित किया है। चलिए जानते हैं इनको किस तरह से बनाया गया है। हम लोग ये काम बचपन से दादा परदादा से करते हुए आ रहे हैं। पहले अपन लोग पहाड़ों से कच्चा वाला पत्थर ला के उसको गरम करके इसको वो करके ही बनाते थे। फिर मार्केट में रेडीमेड लोहा आ गया, तो इससे सिंगल पीस इसका पट्टी आता है, तो इसको काट के फिर इसको पीटते हैं, फिटिंग करके फिर इसको शेप देते हैं। फिर ये 2-3 दिन में ये प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। अच्छा, तो इसके लिए स्पेसिफिक कोई सा मतलब पत्थर होता है जिसको आप गरम करके पहले करते थे पत्थर वाला, अब रेडीमेड लोहा आता है,
हाँ, तो ये बनता का ऐसे ये लोहे का है एक हाँ, तरह से। लोहे का है, एक आयरन प्रोडक्ट है। हाँ। बहुत सारी वैरायटी हैं जो डेकोरेट हैं, जैसे कैंडल है। ये पूरे बस्तर आदिवासी के पर दर्शाया गया है। जैसे इसको शादी में टांगते हैं, ये वहाँ के डांस हैं, डांस करते हैं वहाँ के लोग, तो उस पर पूरा आदिवासी पे दर्शाया गया है। जैसे हम इसको सिंगल पीस पट्टी आती है, इसको काटते हैं पहले, फिर उसको काट के फिर गरम करते हैं, गरम करके फिर इसको पैर, हाथ, इसका हेड सब अलग करके उसको फिर रेडी तैयार हो जाता है। फिर इसको अलग से बनाते हैं, फिर इसको रिपीट में वो करके फिर इसको सब फिटिंग करते हैं। उसका 2-3 दिन में तैयार हो जाता है प्रोडक्ट।